कैलिफोर्निया की ठंडी रातों में जब दूर दराज पहाड़ियों पर हल्का कोहरा उतरता है और सुनसान हाईवे पर मुश्किल से कोई गाड़ी गुजरती है, तब इतिहास की एक परछाई आज भी लोगों को डराती है। यह परछाई किसी भूत या आत्मा की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दशकों पहले मासूम लोगों की जिंदगी छीन ली थी और अपनी पहचान को हमेशा एक रहस्य बनाकर छोड़ गया। उसका नाम है जोडियक किलर। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, बल्कि पूरी समाज की मानसिक शांति पर हमला किया। वह खेलता रहा पुलिस के साथ, अखबारों के साथ और सबसे ज्यादा जनता की उम्मीदों के साथ। आधी सदी से ज्यादा बीत चुकी है, पर उसकी पहचान अब भी एक पहेली बनी हुई है। 20 दिसंबर 1968 की रात कैलिफोर्निया के छोटे से शहर बेनिशिया की एक सुनसान सड़क पर दो किशोर, डेविड फेराडे और बेट्टी लू जेनसन, अपनी पहली डेट पर निकले थे। क्रिसमस से ठीक 5 दिन पहले का समय था। शायद दोनों ने सपने देखे होंगे कि आने वाले साल में उनकी दोस्ती गहरी होगी, शायद प्यार भी। लेकिन उनके सपने अधूरे रह गए। रात करीब 11 बजे किसी अजनबी ने उनकी कार को रोका और अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। डेविड को नजदीक से सिर में गोली मारी गई और बेट्टी लू भागने की कोशिश करते करते पीछे से 5 गोलियों से मारी गई। पुलिस को शुरुआत में यह एक सामान्य हत्या लगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत है जो आने वाले वर्षों में कैलिफोर्निया को खौफ से भर देगा। कुछ महीनों तक मामला शांत रहा, लेकिन 4 जुलाई 1969 की रात, स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के बीच, वही अंधेरा फिर लौटा। विल्लेजो शहर के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्किंग में डार्लिन फेरिन और माइकल माजो अपनी कार में बैठे थे। चारों तरफ आतिशबाजी की गूंज थी, लेकिन अचानक एक कार उनके पास आकर रुकी। एक आदमी बाहर निकला, हाथ में टॉर्च और गन। उसने दोनों पर गोलियां बरसाईं। डार्लिन वहीं मारी गई और माइकल बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन माइकल की जिंदगी बची, और यही वह पल था जिसने पहली बार दुनिया को इस हत्यारे की आवाज सुनाई। कुछ ही देर बाद पुलिस स्टेशन में फोन बजा। ठंडी भावहीन आवाज आई, आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अ डबल मर्डर। आई ऑल्सो किल्ड दोज किड्स लास्ट ईयर। उस रात पहली बार इस अजनबी ने अपने होने का ऐलान किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 1 अगस्त 1969 को 3 अखबारों, वलेजो टाइम्स हेरल्ड, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को 3 चिट्ठियां मिलीं। हर चिट्ठी में एक ही प्रतीक बना था, एक गोल घेरे में क्रॉस। और हर चिट्ठी में था एक अजीब सा गुप्त संदेश, साइफर, जिसमें लिखा था कि अगर इसे छापा नहीं गया तो वह पूरे वीकेंड में कई लोगों का खून करेगा। उसने अपनी पहचान भी बताई, दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। यह उसका नाम था, यह उसका खेल था। सितंबर 1969 में उसकी दहशत ने एक नया मोड़ लिया। लेक बेरिएसा के किनारे ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड पिकनिक मना रहे थे। तभी एक काले कपड़े और अजीब मास्क पहने शख्स ने झाड़ियों से निकलकर उन्हें घेर लिया। उसके कपड़े पर वही जोडिएक का प्रतीक बना था। उसने पहले दोनों को रस्सियों से बांधा और फिर बेरहमी से छुरा घोंपना शुरू किया। ब्रायन किसी तरह बच गया, लेकिन सेसिलिया ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और इस बार हत्यारा वहीं नहीं रुका। उसने पास खड़ी कार पर अपने प्रतीक और तारीख लिख दी, जैसे अपनी जीत दर्ज कर रहा हो। 11 अक्टूबर 1969 को यह खेल और खतरनाक हो गया। सैन फ्रांसिस्को की व्यस्त सड़कों पर टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन ने एक यात्री को लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे गोली मार दी गई। हत्यारे ने उसका पर्स और कपड़े का टुकड़ा तक ले लिया। इस बार उसने अपनी चुनौती बढ़ा दी। अगले दिन क्रॉनिकल को भेजे गए पत्र में पॉल स्टाइन की खून से सनी शर्ट का टुकड़ा था, और उसमें लिखा था कि अब उसके अगले शिकार होंगे स्कूली बच्चे। उसने धमकी दी कि वह स्कूल बसों को निशाना बनाएगा और छोटे बच्चों को मार देगा। यह सुनकर पूरा शहर दहशत में आ गया। माता पिता ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, पुलिस ने बसों की सुरक्षा बढ़ा दी और मीडिया ने इस खबर को हर जगह फैला दिया। 1969 से 1970 के बीच डीएक लगातार अखबारों को पत्र भेजता रहा, कभी धमकी, कभी गुप्त संदेश, कभी चुटकुले। वह खुद को सबसे बड़ा
और सबसे चालाक मानता था। उसने कहा कि उसने अब तक 37 लोगों की हत्या की है, लेकिन पुलिस सिर्फ 5 मामलों को उससे जोड़ पाई। उसका मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था, बल्कि डर फैलाना और अपनी पहचान को रहस्य बनाए रखना था। जांच के दौरान पुलिस के सामने कई संदिग्ध आए। उनमें सबसे प्रमुख था आर्थर ली एलन। उसके खिलाफ कई परिस्थितिजन्य सबूत थे। वह हिंसक स्वभाव का था, गुप्त कोड और क्रिप्टोग्राफी में दिलचस्पी रखता था, और कई गवाहों ने उसकी गतिविधियों पर शक जताया। लेकिन जब डीएनए और लिखावट की तुलना हुई तो वह मेल नहीं खाई। ऐसे कई अन्य नाम भी सामने आए, रिचर्ड गाइकोव्स्की, लॉरेंस केन, गैरी पोस्ट। हर बार कुछ सुराग मिले, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं। 1974 तक ठुडिएक के पत्र लगभग बंद हो गए। कुछ बाद में भी आए, लेकिन उनकी असलियत संदिग्ध रही। धीरे धीरे उसका साया गायब हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में उसका डर और रहस्य हमेशा के लिए रह गया। पुलिस और एफबीआई ने सालों तक केस पर काम किया, हजारों पन्नों की फाइलें भरीं, लेकिन हत्यारा हाथ नहीं आया। 1990 के दशक में जब डीएनए टेस्टिंग तकनीक आई तो उम्मीद जगी। पुलिस ने पुराने लिफाफों और स्टैंप से डीएनए निकालने की कोशिश की। कुछ आंशिक प्रोफाइल मिली, लेकिन पूरी पहचान नहीं हो पाई। 2000 के बाद इंटरनेट पर शौकिया जांचकर्ताओं की एक नई फौज तैयार हो गई। हर कोई इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। सैकड़ों ब्लॉग्स, वीडियो और किताबें लिखी गईं। फिर 2020 में एक बड़ा मोड़ आया। 51 साल बाद ठहोड़िए का सबसे प्रसिद्ध 340 सिफर आखिरकार क्रैक कर दिया गया। इसमें लिखा था कि वह गैस चैम्बर से नहीं डरता, क्योंकि यह उसे जल्दी स्वर्ग भेज देगा। लेकिन इस साइफर में भी उसकी पहचान छुपी रही। नाम नहीं, चेहरा नहीं, सिर्फ रहस्य। आज आधी सदी से ज्यादा बीत चुकी है। कैलिफोर्निया बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लेकिन झोड़िए का नाम सुनकर अब भी लोग सिहर उठते हैं। वह इंसान जिसने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी, मीडिया को अपनी कठपुतली बनाया और जनता को सालों तक डर में जीने पर मजबूर किया, आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है कि अपराधी या तो पकड़े जाते हैं या फिर इतिहास में गुम हो जाते हैं, लेकिन झोड़िएक ने एक तीसरा रास्ता चुना। वह न तो पकड़ा गया, न ही पूरी तरह भुलाया गया। वह आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। उसकी आवाज, उसके पत्र, उसके प्रतीक, सब आज भी सिहरन पैदा करते हैं। अंत में यह सवाल अब भी हवा में तैरता है, जोड़िए कौन था? एक साधारण आदमी या किसी और दुनिया का दानव? शायद यह रहस्य कभी हल ना हो। लेकिन जब भी कोई कोहरा कैलिफोर्निया की सुनसान सड़कों पर उतरता है, लोग अब भी डरते हैं कि कहीं वह परछाई लौट ना आए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।